खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, कोरोना महामारी पूरे विश्व में, पूरे देश में फैली हुई है। लॉकडाउन हो रहा है। ऐसे में हमारे योद्धा, हमारे वॉरियर्स, डॉक्टर हो या पुलिसमैन, अपनी भूमिका पूरी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन एक और सेना है जो इन सभी योद्धाओं के पीछे काम कर रही है, और उन्हीं सेना में से आज एक वॉरियर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जेके जाजू, जो जागृति एनजीओ के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोविड-19 शुरू हुआ और जागृति संस्था जिस तरह से 2001 से काम कर रही है, तो इस लॉकडाउन के दौरान आपकी ये संस्था किस तरह काम कर रही है? जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी थी हमारे वो 3800 बच्चे जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और स्लम्स में रहते हैं और करीबन हमारे 15 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी स्कूलों के अंदर जब ये बच्चे घर पे रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इमीडिएटली हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की और अपनी एजुकेशन कमेटी से बात की और बात करके हमने एक निर्णय लिया कि मेरे को बड़ी क्लैरिटी थी कि इन बच्चों को पढ़ाई तो करवानी है, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज लॉकडाउन का सुन रहे थे कि 60 दिन का भी हो सकता है, 90 दिन का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो इमीडिएटली मैंने उनको कहा कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसके अंदर हर बच्चे के घर में टेलीफोन है या नहीं, पहले ये पता करवाइए उसकी क्लास टीचर से। जब वो लिस्ट तैयार हो जाए तो उसमें से पता करिए कितने के पास स्मार्टफोन है और हम इनको ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाएंगे। इसके लिए हमने 3 दिन की समय सीमा तय की। 3 दिन में हमारे पास पूरी डिटेल थी कि कितने बच्चों के घर पे फ़ोन है, कितने के पास स्मार्टफोन है। फिर हमने ग्रुप्स बनाए बच्चों के, और जो एकदम पास की झोपड़ी में रहते थे उनको एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठाना शुरू किया, और उनमें से जैसे किसी एक के पास स्मार्टफोन है उसके साथ पढ़ाई शुरू करवाई। तो मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने ये काम लॉकडाउन के तुरंत बाद शुरू कर दिया। जैसा कि सभी पब्लिक स्कूल्स में, बड़ी बड़ी स्कूलों में बाद में शुरू हुआ, हम लोगों ने इमीडिएटली शुरू कर दिया। आज हमारे बच्चे रेगुलर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ 700 बच्चे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। और अब हमारा प्रयास है कि इन सभी बच्चों तक हम स्मार्टफोन पहुंचा सकें, जिससे कि इन बच्चों को आगे भी हो सकता है बच्चों की स्कूल 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं खुले, कुछ भी नहीं मालूम, ये सरकार का निर्णय है। परंतु हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए कि अगर स्कूल नहीं भी खुले तो हम इनको कम से कम हमारी बुक्स के रूप में, इवन प्रेयर के रूप में, इवन हम उनको बोलते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म पहन के बैठो। तो सबके अंदर एक वो भावना है कि हमको 5 घंटे यूनिफॉर्म पहन के बैठना है, हमको पढ़ाई करनी है, साफ़ सुथरा दिखना है, कैमरे में कहीं ऐसा नहीं हो गंदा दिखें। तो वो सब ध्यान रखते हुए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इस बात का मुझे, मेरी एजुकेशन टीम के लिए बहुत बहुत गर्व है कि वो ये सब कुछ कर पाए, हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बच्चों के लिए तो बहुत समय से काम कर रहे हैं, और आपने कहा कि लॉकडाउन हुआ तो बच्चों के लिए आपने इस तरह काम करना शुरू किया, ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई शुरू करवा दी। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि आपकी जो ये संस्था है, एनजीओ जो है, वो बहुत तरीके से काम करता है, वेल्थ के लिए काम करता है, डॉक्टर्स के लिए काम करता है। और अगर मैं अब जो कोरोना वॉरियर्स के लिए आऊँ, उनके पास आऊँ, तो आपने उन लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया है। तो उन डॉक्टर्स के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो मेरे दिल में वैसे ही बहुत सम्मान था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार डॉक्टर परिवार है। मेरे फादर एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ डॉक्टर हैं, मेरे साले और साले की वाइफ डॉक्टर हैं। सो इज़ अ कंप्लीट डॉक्टर फैमिली। यहाँ मेरे मासा जी मासी जी हैं, वो भी डॉक्टर हैं। सो उनके लिए बहुत सम्मान तो शुरू से था, और उनको देखा था शुरू से योद्धा के रूप में काम करते हुए। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इवन जागृति में भी हम लोग कैंसर डिटेक्शन फॉर वीमेन, सर्विक्स कैंसर के ऊपर कच्ची बस्तियों में बहुत सालों तक काम करते रहे हैं लगातार। ऐसी स्थिति आ जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। और दिल में जैसे ही सुना कि कोविड-19 का जयपुर पे अटैक हुआ है, इमीडिएटली एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर राव, डॉक्टर मीना, जो वहाँ के मेन सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल हैं, आप लोगों से बात की तो मालूम पड़ा कि एसएमएस अस्पताल में भी तकलीफ़ें हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ़ जो मैंने वहाँ पे देखी वो ये थी कि उन डॉक्टर्स का जो कि आइसोलेशन में रह रहे हैं पेशेंट, कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ में, उन तक
कैसे उनको उनका मनोबल ऊंचा रखा जाए, कैसे उनको बढ़िया चीज़ें दी जाए, तो हम लोग तो वही दे सकते हैं ना। डॉक्टर्स वाला काम तो हम कर नहीं सकते थे, परंतु डॉक्टर्स का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, जैसे वो होम फूड से बहुत दूर थे, वहाँ पे वो बेस्ट ऑफ द फूड उनको दिलवाने की कोशिश थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट केवल उससे नहीं होता। जैसे उनको पैक्ड वाटर है, कॉफ़ी टी है, जिससे उनका उससे एक ध्यान भी अलग तरीके से जाए, और दूसरा कंप्लीटली सैनिटाइज्ड हों ये चीज़ें। जैसे वाटर बॉटल 200 ml की है, पेशेंट को भी मिल रही है कोविड-19 की और डॉक्टर्स को भी मिल रही है, तो इट इज़ सेफ़। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कॉफ़ी मशीन्स हमने वहाँ पे 4 लगवा दी। इसके अलावा रेगुलरली वहाँ पे बिस्किट्स हैं, मफ़िन्स हैं, इस तरह की चीज़ें, उनका स्वाद भी चेंज होता रहे। पैक्ड जैसे अपने पोहा है, उपमा है। सो वी ट्राई टू हेल्प डॉक्टर्स इन सच ए वे कि उनको कभी ये तकलीफ महसूस नहीं हो। और इसके लिए मैं एक्चुअली धन्यवाद देना चाहता हूँ जयपुर सिटीजन फोरम को। जैसे ये डॉक्टर से मेरी बात हुई, इमीडिएटली ट्रस्टीज अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ श्री राजीव अरोड़ा, हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि नो मैटर व्हाट, जब तक भी लॉकडाउन चलेगा, जब तक डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, डे 1 से उस दिन तक हम ये सभी सामग्री उन तक पहुंचाते रहेंगे। और एवरीडे मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता था कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट आती थी। जेसीएफ ने फंड रेजिंग अपना प्रोग्राम किया, हमने काफ़ी फंड रेज किया इसके लिए कि हमको डॉक्टर्स को सपोर्ट करना है, और राजीव जी ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। और जैसे ही हम लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई शुरू की, मुझे पक्का विश्वास था कि डॉक्टर्स के चेहरे खिलेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और वो हम एवरीडे मॉर्निंग मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं डॉक्टर से बात करता था, डॉक्टर राव स्पेशली, और वहाँ से पता करता था कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आज 5000 बोतल पानी की ज़रूरत है, आज 5000 कप के कॉफ़ी की और इसकी रिक्वायरमेंट है, आज 2000 बिस्किट्स की रिक्वायरमेंट है, आज 200 किलो फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह से एवरीडे मॉर्निंग हम पता करते थे। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज सारा बाज़ार बंद था, कहाँ से लें, कॉफ़ी किससे खरीदवें। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने और अपने सेक्रेटरी साहब ने बहुत मदद की, सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने बहुत मदद की हमारे पासेस के लिए। तो जिस जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती थी उसके पासेस हमको दिलवा दिए जाते थे, और वहाँ से फिर हम पासेस लेके, कलेक्टर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और पासेस लेके फिर हम इमीडिएटली उस दुकान को वाले को रिक्वेस्ट करते थे, उसके घर वाले उसको दुकान नहीं खोलने देते थे। तो वी हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर दुकान खुल जाती थी तो सामान उठाने वाली लेबर नहीं थी। तो उस वक्त में हमारे जागृति के जो वॉलंटियर्स थे, स्पेशली आई वुड लाइक टू टेक ए फ्यू नेम, जितेंद्र और गिरधारी, ये लोग ऐसे थे, इन्होंने कहा सर हम करेंगे सारा काम। तो 500-500 700 कार्टन्स रोज़ उठाना, फिर उठा के अस्पताल के गोडाउंस में रखवाना, और उस जगह पे जहाँ पे भी हर एक को डर लगता था, रेड जोन्स थे, रेड स्पॉट्स थे, वहाँ पे जाना। सो दैट वे वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड इस तरीके से हम ये सामान भेजने का काम रेगुलर जारी कर पाए। और मैं आपको बताऊं, आज जैसे पीछे बीच में 700-700 पेशेंट थे, 400-400, 500-500 पैरामेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ था, उन सभी की ये रिक्वायरमेंट हम रेगुलर रूप में पूरी कर पाए। और अभी मुझे खुशी है कि जयपुरिया हॉस्पिटल में, जहाँ पे भी 110 पेशेंट्स हैं, वहाँ पे भी हम ये रिक्वायरमेंट, डॉक्टर रेखा सिंह से बात हुई, उनको जो रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरा कर पा रहे हैं। और इसी तरह से एसएमएस के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ों से लेके पीछे, जैसे अभी हमको लगा पीपी किट्स की उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट थी, तो हमको फॉर्चुनेटली एसबीआई सन लाइफ ने वहाँ पे पीपी किट्स हमको देने के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर दिया। सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक असीम मिश्रा जी एंड यजवेंद्र जी, जिन्होंने इसके लिए हमको प्रेरित किया, और हम वहाँ पे पीपी किट उनकी तरफ से ख़रीद के और हम दे पाए आज एसएमएस को। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर सपोर्ट लोगों से मिला, और हम एसएमएस के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से मिलके और उनको ये पूरा कार्य कर पाए। जब मैं एसएमएस में था तो वहाँ डॉक्टर शर्मा से मुलाकात हुई, जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने पहला कोविड-19 का इटालियन आपको याद हो, जो पेशेंट था उसको ट्रीट किया था, मतलब ही वॉज विद द पेशेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। हिज वाइफ इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। ही सेड कि शुरू में 1 घंटा हिचकिचाहट और थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि उससे पहले कोविड-19 का पेशेंट आया ही नहीं था, और वर्ड ओवर इतना सुन चुके थे, इतनी भयावह स्थिति थी। बट बोले बस 1 घंटे बाद तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, वॉर पे निकल चुके हैं, और मशीन गन नहीं है हाथ में, सामने वाले के पास है। सो अपने आप को सेव भी करना है और ट्रीट भी करना है पेशेंट को। तो इस तरह से पूरी की पूरी टीम्स, एंड डॉक्टर भंडारी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। बहुत उन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट दिया ऐसे में डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के अंदर। सो इट बिकेम अ वंडरफुल प्रोसेस। जय कृष्ण जी, आप हमें ये तो बता रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के लिए किस तरह से खाना अवेलेबल करवाते रहे, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते रहे। लेकिन एक पॉइंट आता है, क्योंकि आप जो कंटिन्यू है कनेक्टिविटी में रहे डॉक्टर्स की, तो एक पॉइंट जब आता है जब आप 15 दिन तक घर ना जाएं तो आप भी इमोशनल हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई डॉक्टर आपसे बात करते करते इमोशनल हो गए हो?
जी हाँ, बिल्कुल हुआ, डेफिनेटली हुआ। मैं जैसे डॉक्टर शर्मा की बात कर रहा हूँ, तो इमोशनली जब वो जिस तरह से वो बता रहे थे कि घर में जब वो जाते थे तो माँ बाप बहुत चिंतित होते थे। वाइफ उनकी डॉक्टर थी तो फिर भी समझती थी, बट वो सब तैयारियाँ करना। यंग डॉक्टर्स हैं, 25 साल का 26 साल का रेजिडेंट है, बट वो 15 दिन से ऊपर है, और ऊपर होके वो इतने अच्छे से इस चीज़ को ले रहा है वहाँ पे बैठ के कि कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है उसके पास में कि वो वहाँ से बाहर आ पाए। और 15 दिन उसको रहना है। उसको कई बार माँ की, कई बार बीबी की, कई बार भाई की याद आती है। प्लस ये भी मालूम है कि कोविड-19 का अटैक बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ लाइक एक्चुअल फ्रंट लाइन वॉरियर्स, बट दे आर टू गुड। आई मस्ट से वी मस्ट सैल्यूट डॉक्टर्स। उन्होंने एक्चुअल भगवान का काम किया है। सो मैं एसएमएस की कंप्लीट डॉक्टर्स की टीम में, जिसमें डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर मीना, डॉक्टर राव, इधर जयपुरिया में डॉक्टर रेखा सिंह, आई रियली सैल्यूट देम। सैल्यूट देम मीन्स द कंप्लीट एसएमएस हॉस्पिटल, कंप्लीट जयपुरिया हॉस्पिटल, द वे दे आर डूइंग दिस वर्क, इट इज़ रियली वंडरफुल। तो डॉक्टर्स जो भगवान हैं वो तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और वो तो बिल्कुल एक वॉर जोन में उतर के काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स के अलावा अगर आपकी बात करें जयकृष्ण जी, या आम लोगों की बात करें, वो लॉकडाउन में बिल्कुल घर में जा चुके हैं, घर में पैक हो चुके हैं। अब ऐसे में आप समाज के लिए तो काम कर रहे हैं, डॉक्टर से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो टाइम है, क्योंकि आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 1983 से आपने अपनी जो काम है वो शुरू कर दिया था, बिजनेस शुरू कर दिया था। ये वो टाइम आ गया जब आप घर में हैं और अपने घर को टाइम दे सकते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट इससे पहले मैं एक दो और आपको इंसिडेंसेस बताना चाहूँगा। जैसे अभी अजमेर और ब्यावर के अंदर हम लोग, वहाँ पर भी जो कच्ची बस्तियों में लोग रह रहे हैं, एक फाउंडेशन है लंदन के अंदर। उन लोगों ने हमको, महेश्वरी फाउंडेशन लंदन, उन लोगों ने हमको मिस्टर महेश्वरी एंड मिसेस महेश्वरी, दे हैव हेल्प्ड अस वेरी मच। वहाँ हम 1300 फैमिलीज़ को 1 महीने का राशन मुहैया करवा पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ सुधीर एंड संगीता जी महेश्वरी। इसमें विनोद अजमेरा जी ने हमको बड़ा सपोर्ट दिया। ऐसे बीवीजी फाउंडेशन है हॉलैंड के अंदर, उन लोगों ने हमको बड़ा सपोर्ट दिया कि हमारे जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चियां हैं, उनके घरों पे राशन पहुंचाने के लिए, तो उनके घरों पे भी हमने 250 घरों पे इस तरह से राशन पहुंचाया। इसी तरह एक मिस्टर खंडेलवाल हैं, जिन्होंने कि चुपचाप से रोज़ 500 वर्कर्स का, डेली वर्कर्स का खाना वो हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू शहर में भिजवा रहे हैं। पिछले आई थिंक 45 दिनों में 23,000 खाने पहुंचा चुके हैं। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में कई थानों में हम लोग मास्क का काम और सैनिटाइजर्स का काम जेसीएफ के थ्रू रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं रियली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ इस वक्त इस फोरम से, कि उन लोगों ने इतना बड़ा सपोर्ट दिया। अब बात आई परिवार की, तो देखिए परिवार निश्चित रूप से मेरी वाइफ नीता इज़ माय बैकबोन, जिन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया, क्योंकि ऐसे में सुबह से मैं फ़ोन लेके बैठता था 8 बजे से लेके, और कई बार मिडनाइट तक हो जाती थी ये सामान अरेंज करने में, 18 घंटे 15 घंटे फ़ोनों पे रहना। सो बहुत डिफ़िकल्ट था, और ऐसे में फैमिली को भी टाइम देना होना। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी ग्रैंड डॉटर्स सिया और स्वरा यहाँ पे थीं, तो मैं उनके संग ये सब काम करते हुए बीच बीच में उनके संग गेम खेल लिया करता था। रात को हम लोग 12 बजे से रामायण देखना शुरू करते थे, और 2 घंटा रोज़ मैंने उनके साथ में रामायण देखी है, और उनको एक एक स्टेप समझाता था, उसका जो मज़ा था, और उनके संग खाना बनाने का जो मज़ा था वो बहुत अद्भुत था। ऐसे टाइम पे मेरे को मोहित और मुदिता में जो सन एंड डॉटर, उन्होंने भी बहुत मदद की। और बैक ऑफिस स्टाफ की बात करूं तो संदीप और दीपक जी, इन लोगों ने बैक ऑफिस से मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। सो कंप्लीट फैमिली के सपोर्ट के बिना तो ये सब कुछ आप कर ही नहीं सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एसएमएस में जाने में कभी डर की फीलिंग नहीं आई, जयपुरिया जाने में कभी डर की फीलिंग नहीं आई, बिकॉज मुझे लगा ये डॉक्टर्स तो रोज़ ही आते हैं, हज़ारों लोग हैं जो वहाँ रोज़ आ रहे हैं। अगर एहतियात बरत के अगर हम जाएँ तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ेंगी हमारे खास मेहमान अर्जुन प्रजापति के साथ। जल्द लौटते हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां की किले, महल, बावड़ियों को करीब से देखने, उन पर उकेरी गई कलाकृतियों को निहारने के लिए पर्यटक दूर दूर से चले आते थे। लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में मानो ग्रहण सा लग गया है।
आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अपनी कला के जरिए अब तक कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति मूर्तिकार की। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अर्जुन जी, पर्यटन को देखा जाता है राजस्थान में, और साथ साथ अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की ही, तो पर्यटन को निहारने, यहाँ की वादियों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चले आते थे, लेकिन एक ग्रहण कहीं लग चुका है आज। कोरोना की जो बीमारी चली आ रही है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, इससे सारे जो बिजनेस हैं सब ठप से हो गए हैं। कला का एक बहुत बड़ा सेंटर है राजस्थान। इसमें विभिन्न कला का बहुत बड़ा सेंटर है। पेंटिंग है, मूर्ति कला है, राजस्थान की प्रिंट है, जवाहरात है, ये सभी जो व्यापार हैं ये एकदम से लॉकडाउन हो गए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त को देखते हुए क्या हालात सुधर सकते हैं? मैडम, अभी तो हालात सुधरने की दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन जो है, ये जो कोरोना बीमारी जो है, ये एकदम से जकड़ दी है और लोग बाहर निकलते हुए डर लग रहा है। व्यापार सारे ठप हो गए हैं, कारीगर सब डरे हुए हैं, कोई बाहर नहीं आना चाहता, ना कोई काम करना चाहता है, ना कोई बाहर से पर्यटन आ सकता है। करीब 5-6 महीने तक तो ये बिल्कुल लॉकडाउन है। इससे हमारे राजस्थान की कलाएं जो हैं एकदम ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है। ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है और ये आश्वासन भी दिया गया है कि हतोत्साहित ना हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि नेगेटिविटी को ना अपनाएं और बूस्ट अप होकर रहें। नहीं, देखिए, ऐसा है, हिम्मत तो हम नहीं हारेंगे, क्योंकि हिम्मत जो हारना है वो इस बीमारी से हारना है। हमारी हिम्मत बुलंद है और हम डट के मुकाबला करेंगे। रहा राजस्थान सरकार की, सरकार हमारे को हर संभव पूरी सपोर्ट और पूरी सहायता कर रही है। सरकार का हमारे अशोक गहलोत जी जो हैं, हम दिल से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस महामारी को बड़ी हिम्मत और साहस की तरह लड़ने में हम कामयाब हो रहे हैं। और हम अशोक गहलोत जी और हमारे रघु शर्मा जी जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि राजस्थान को बहुत ढंग से इन्होंने टैकल किया है। आपके जहन में ये सब आया कैसे कि कैसे हम यहाँ पर इस फील्ड में जाएं? और क्योंकि आप ना सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि कई जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सब कैसे जहन में आया? देखिए दिव्या जी, कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते हैं। मैं जब छोटा था तभी मैं मूर्ति कला की तरफ मेरा रुझान था। हम खजाने वालों के रास्ते में रहते थे, जहाँ हम रहते थे उसके आगे मूर्ति मोहल्ला था और उसके आगे मेरा स्कूल था। जब हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ तराशी जाती थी। वो संगीत मेरे कानों में घुसता और मैं घंटों खड़े खड़े मूर्तियों को, सुंदर सुंदर मूर्तियों को देखता रहता। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी एक रोज़ बहुत बड़ा मूर्तिकार बनूँ। लेकिन मूर्तियों को सामने से देखना और फिर उसे चित्र के जरिए उकेरना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, अगर किसी की लगन हो और वो सोच ले कि मुझे ये काम करना है, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं जब छोटा सा था तभी से मुझे कला की तरफ बड़ा रुझान था। मिट्टी हमारे घर में होती थी, मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता था। इस तरीके से मैं बनाता गया और कला के करीब जाता रहा और भगवान की कृपा से मैं आज मूर्तिकार के रूप में जाना जाता हूँ। नए बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, ऐसे जो एकेडमी भी बहुत सारी चल रही हैं। खासतौर पर अगर हम जयपुर की बात करें तो ललित अकादमी हो गई, जवाहर कला केंद्र होगा, उसको लेकर। कला एक साधना है। कलाकार जो एक साधक है, वो जब तक साधना नहीं करेगा कला उसके पास नहीं आएगी। इसमें साधक होना चाहिए, वही कलाकार होता है। और आजकल हमारी जो अकेडमियाँ हैं, इसमें कई कलाकार जो हैं वो अपने आप को स्थापित कलाकार मानने लग जाते हैं। वो गलत है। कला एक साधक है, साधना करनी चाहिए तभी कलाकार बनता है। और अकेडमियाँ जो हैं, जैसे जवाहर कला केंद्र है, ये हमारे सेंटर हैं आर्ट के, ये जो है ये एक प्लेटफार्म है। यहाँ हमको अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती ही है ना। आप तो आज और लोगों के लिए गुरु बन चुके हैं, लेकिन क्या आपके भी कोई गुरु रहे हैं?
मेरे 3 गुरु थे और तीनों गुरु बहुत महान थे। मैं उनकी हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ कि वो इतने महान थे, मैं आपको बता नहीं सकता। जयपुर का आपने स्टेचू सर्किल देखा होगा, वो मेरे गुरुजी का बनाया दास साहब, महेंद्र दास साहब उनका नाम था। मेरे दूसरे गुरु थे पंडित द्वारका प्रसाद जी शर्मा। मेरे तीसरे गुरु थे आनंदी लाल जी वर्मा। ये तीनों बहुत अपनी कला के मास्टर थे और बहुत महान गुरुओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। उनका मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और उनके आशीर्वाद से मैं आज मूर्तिकार बना। गुरुओं का आशीर्वाद तो आपको मिला ही, लेकिन फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, ये क्योंकि फैमिली में भी कोई सदस्य हो? फैमिली में मेरे चाचा जी जो थे वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। वो जैन मूर्तियों का काम करते थे। फिर मेरे बड़े भाई साहब थे, वो भी बहुत बड़े मूर्तिकार थे। उनके बाद में मैंने काम सीखा और हमने हमारे प्रजापति समाज के कई लोगों को हमने मूर्ति कला सिखाई। मेरे 3 लड़के हैं, वो भी यही काम करते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार मूर्ति कला के अंदर आज काम कर रहा है। वैसे तो आप बहुत सारी मूर्तियां बना चुके हैं, चाहे राजनेताओं की हों, चाहे देवी देवताओं की हों, ऐसे बहुत सारी, लेकिन तभी भी जहन में होता है, कभी मन में आता है कि ये वाली मूर्ति भी अब बनानी है, या फिर कोई सपना ऐसा हो जो आपका रह गया और ये वाला चित्र उकेरना है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ मूर्तियाँ विश्वविख्यात हुई है, जिसमें सबसे प्रथम मैं नाम लूँगा अर्जुन की बनी ठनी। अर्जुन की बनी ठनी देश और देश की सीमाओं के बाहर मेरा और मेरे शहर का नाम शिखर तक पहुँचाया। वो बहुत चर्चित और बहुत फेमस मूर्ति रही। उसके बाद में सारंगी वादक, राजस्थानी नृत्य करती हुई महिलाएं, ऐसी मेरी कई मूर्तियाँ जो है देश और देश की सीमाओं के बाहर मेरा और मेरे शहर का नाम रोशन किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ कृतियाँ जो है मेरी विश्वविख्यात हुई। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था जब आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया? देखिए, काम अगर करता है, करता उस्ताद होता है। काम करते रहना चाहिए। अवार्ड वगैरह तो ये सब अपने पीछे पीछे आते हैं। कलाकार को अपनी साधना में लीन होना चाहिए, अवार्डों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज का दौर उल्टा है। थोड़ा सा भी कुछ काम जानता है, थोड़ा सा वो पद्मश्री देखने का सपना देखता है, ये गलत चीज़ है। आदमी को कार्य करते रहना चाहिए, अवार्ड तो आपके पीछे पीछे आएंगे। जब मुझे पद्मश्री मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पद्मश्री से नवाजा गया है, और खुशी भी होनी चाहिए। मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ये तो अवार्ड तो मिलते रहते। मेरे को कई अवार्ड मिले हुए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी से मेरे को 3 अवार्ड मिले हुए हैं। नेशनल अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं, कई अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के दौर को देखते हुए जितनी मेहनत इस काम में है उस हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाता है? या तो ये बोलें कि उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, या कहीं कोई कमी थोड़ी बहुत? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि कलाकार जो है आजकल कलाकार कम है, बिजनेसमैन ज़्यादा है। कलाकार होता ही नहीं है। वो खुद जो है दूसरों से काम करवाता है, नाम अपना लगाता है और कहता है कि मैं कलाकार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लॉकडाउन से उबरने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जो ऐसे कलाकार हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ये बीमारी जैसे आई है इनको वापस इनको आप भेजो और हमारे शहर की और हमारे देश की रक्षा करो, ताकि हम वापस से अपने लाइन पे आके और अपना कार्य चालू करें। मूर्ति को तैयार होने में तकरीबन कितना वक्त लगता है और कैसे ये तैयार होती है? मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, उसमें काम कैसा है, किस तरीके का काम करना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले हम मिट्टी की बनाते हैं, उसके बाद में उसको प्लास्टर की डाई लेके फाइबर में बनाते हैं, फिर मार्बल में बनाते हैं, या फिर अगर ब्रॉन्ज या मेटल में बनाना हो तो उसमें बनाते हैं। इस तरीके की जैसे 5 फुट की मूर्ति है किसी व्यक्ति की या किसी राजनेता की, उसमें 3 महीने लग जाते हैं। तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं उसको बनाने में। लेकिन फिर मन मुताबिक बोली का कैसे आप डिसाइड करते हैं? मतलब अमाउंट उसका कैसे डिसाइड करते हैं कि इतना? अमाउंट तो जैसे उसके अंदर कैसा काम है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। लेकिन एक मूर्ति को तैयार करने में तकरीबन कितने कारीगरों की ज़रूरत होती है? देखिए, पहले तो मिट्टी की बनती है, उसके बाद में प्लास्टर की बनती है, फिर वो अगर मेटल की बनती है तो उसमें 5-7 कारीगर चाहिए, तो मार्बल की चाहिए तो 2 कारीगर उसको बना सकते हैं। आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। राजस्थान की जनता को तो मैं ये कि संदेश देना चाहूँगा कि कलाकार बनो, मेहनत करो और अच्छा काम करो। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको अवार्ड जो हैं आपके पीछे पीछे आएंगे। अवार्ड की तरफ मत भागो,
साधना करो, कलाकारी करो, मेहनत करो, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो कलाकार बनो और मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी।